हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है जय और आज फिर मैं आप सभी के लिए भूतों की कुछ और दिल दहला देने वाली सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। तो अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की कहानियों की तरफ बढ़ते हैं और डर को बेहद करीब से देखते हैं। मेरा नाम शिवम है। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ये मेरे साथ ट्रक पर डिलीवरी देने जाने वाले मेरे साथी रमेश के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। उस दिन मैं और रमेश ट्रक में सामान लादकर बाकरगंज से पत्थरकटा के लिए निकले थे। हमारा सफ़र लंबा था। बातें करते हुए कब दिन बीता और रात हो गई पता ही नहीं चला। उस वक्त रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। हम लगभग आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर चुके थे और वैसे भी उस वक्त रात थी तो कोई जल्दीबाजी में डिलीवरी पहुंचाने का मसला भी नहीं था। तो मैंने फैसला किया कि कुछ देर ट्रक रास्ते के साइड में लगाकर कुछ देर सो लेता हूं और फिर सुबह होने से पहले ही डिलीवरी पहुंचाकर दूसरे ऑर्डर पर निकल पड़ूंगा। लेकिन मेरा साथी रमेश बोला कि भैया आप आराम से सो जाओ, ट्रक मैं चला लेता हूँ। अब वैसे रमेश ट्रक चला लेता था मगर वो अभी उतना पक्का ड्राइवर भी नहीं था, जिस वजह से मैं उसे ट्रक चलाने नहीं देता था। लेकिन दरअसल उस वक्त रास्ता बिल्कुल साफ था। मैंने रमेश को ट्रक चलाने दिया और मैं उसकी सीट पर जाकर आराम से लेट गया और ठीक कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। लेकिन फिर ट्रक कोई 7-8 किलोमीटर आगे निकला होगा कि तभी एक जोर की आवाज़ के साथ मेरी नींद खुली। मैं उठकर बैठा तो देखा ट्रक रास्ते के बीच में खड़ा था और ड्राइविंग सीट पर बैठा रमेश काफ़ी घबराया हुआ था। तो मैंने रमेश से कहा कि क्या रे, इतना घबराया काहे है और ये आवाज़ कैसी थी भाई? तो रमेश बोला कि भाई लगता है वो आदमी गाड़ी के नीचे आ गया है। रमेश की बात सुनकर मेरा तो दिमाग घूम गया और मैं गुस्से से रमेश से बोला कि अबे ई का कांड कर दिए बे, कौन आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिए तुम? तो रमेश ने मुझसे वैसे ही घबराई हुई हालत में बताया कि ट्रक चलाते हुए उसे वो आदमी कई बार रास्ते के किनारे खड़ा दिखाई दिया था, लिहाजा वो समझ गया था कि वो कोई प्रेत आत्मा है और रमेश से सारी घटना के बारे में मुझे बताने ही वाला था कि तभी एकाएक वो आदमी ट्रक के सामने आ गया। सच बताऊं तो मुझे रमेश की बातों में जरा सा भी यकीन नहीं हुआ और मैं गुस्से से चिल्लाते हुए उससे बोला कि अबे अभी मनगढ़ंत कहानी ही सुनाता रहेगा या जाके देखेगा भी कि वो आदमी जिंदा है कि नहीं? मेरे गुस्से से चिल्लाने पर ही रमेश ट्रक से उतरकर उस आदमी की हालत देखने गया था। हालांकि वो काफ़ी डरा हुआ नज़र आ रहा था। तो ट्रक के नीचे उतरने के बाद रमेश काफ़ी देर तक ट्रक के चारों तरफ चक्कर काटता रहा और फिर मेरे पूछने पर वो हैरानी से बोला कि भैया ट्रक के नीचे कोई नहीं है। रमेश की ये बात सुनकर मुझे लगा कि ज़रूर ये अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। तो मैं उससे बोला कि तू रुक उधर ही, मैं नीचे आके देखता हूँ। और इतना बोलकर मैं ट्रक से नीचे उतरने ही वाला था कि तभी मैंने कुछ ऐसा देखा कि डर से मेरी चीख निकल पड़ी। दरअसल मैं ट्रक से नीचे उतर ही रहा था कि तभी मेरी नज़र रमेश पर पड़ी और मैंने देखा कि अचानक ही रमेश के ठीक पीछे एक आकृति उभरने लगी और देखते ही देखते उस आकृति ने एक विकराल प्रेत का रूप ले लिया। उस प्रेत का चेहरा बेहद ही भयानक था। उसके शरीर पर लंबे काले बाल थे और उसके लंबे नुकीले दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे। वो देखकर मेरी जोर की चीख निकली और मैंने जोर से चिल्लाकर रमेश को आवाज़ दी। मेरी आवाज़ सुनकर रमेश ने पीछे पलटकर देखा तो उस प्रेत को देखकर रमेश की रूह कांप गई। लेकिन वो भागने को हुआ ही था कि तभी उस प्रेत ने रमेश की गर्दन पकड़ ली और एक झटके में उस प्रेत ने रमेश का सर उसके धड़ से अलग कर दिया और तड़प कर रमेश ने वहीं दम तोड़ दिया। वो प्रेत रमेश की लाश को घसीटकर रास्ते के किनारे
जंगल झाड़ियों में चला गया और उस प्रेत के जाते के साथ ही मैं वहाँ से ट्रक भगाता हुआ निकल गया। फिर कुछ दिन बाद मुझे दूसरे ट्रक वालों से पता चला कि उस रास्ते पर एक अधेड़ उम्र के आदमी का मर्डर हो गया था और तब से ही उस आदमी का प्रेत उस रास्ते पर भटकता है और रमेश की तरह ही न जाने वो प्रेत अब तक कितने लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे साथी रमेश के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम राजेश है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 2 साल पहले की है। मेरी नई नई नौकरी लगी थी और मेरे बॉस ने रहने के लिए मुझे होटल का 13 नंबर का रूम दिया था। दरअसल ऑफिस में जितने भी लोग मेरे साथ काम करते थे सभी को रहने के लिए मेरे बॉस ने उनके पर्सनल होटल पर रूम दिया हुआ था। मेरे रूम का नंबर 13 था, जो कि ज़्यादातर होटलों में देखने को नहीं मिलता है क्योंकि 13 नंबर को अशुभ माना जाता है। मगर मैंने इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस रूम पर रहने लगा। शुरुआत के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, मगर फिर एक रात जब मैं ऑफिस से काम ख़त्म करके अपने रूम पर लौटा तो मैंने देखा कि मेरे रूम की सामान इधर उधर ज़मीन पर बिखरी पड़ी थी और मेरा एक महंगा कांच का सामान भी रूम की फर्श पर टूटा हुआ पड़ा था। वो सब देखकर मुझे बेहद ही गुस्सा आया और मैंने तुरंत होटल के मैनेजर को कॉल किया और उसे सारी बात बताई। मेरी सारी बात सुनकर होटल के मैनेजर ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि उसके लिए ये सब आम बात हो। उसने मुझसे कहा कि आप परेशान मत होइए, आपका रूम मैं फ़ौरन साफ़ करवाता हूँ और आपका जो भी नुकसान हुआ है उसका पैसा आपको मिल जाएगा। और इतना कहकर होटल के मैनेजर ने कॉल कट कर दिया। मुझे इस बात की हैरानी कम थी कि मेरे रूम पर मेरी गैर मौजूदगी में कोई आया और मेरा सामान इधर उधर फेंक कर चला गया, बल्कि उससे भी ज़्यादा हैरानी मुझे इस बात की थी कि होटल के मैनेजर ने इस मामले को लेकर ऐसे रिएक्ट किया है जैसे कि उसके लिए ये सब रोज़ का है। अब बेशक मुझे अपनी सिक्योरिटी को भी लेकर काफ़ी चिंता होने लगी थी और फिर मैंने सोचा कि कल मैं इस बारे में बॉस से बात करूँगा। और फिर रूम साफ़ होते ही मैं रूम में गया और डिनर करके सो गया। और फिर आधी रात करीब उस वक्त 2:30 बजे का समय हो रहा था जब सोते हुए मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे ऊपर बैठा है और मेरे शरीर को बुरी तरह से खरोंच रहा है। फिर मैंने झटपटाकर अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि रूम पर मेरे सिवा दूसरा कोई भी नहीं था, मगर मुझे अपने सीने और गर्दन पर काफ़ी दर्द महसूस हुआ। तो मैंने अपनी गर्दन पर हाथ रखकर अपने हाथ को देखा तो मैंने देखा मेरी गर्दन से ब्लड निकल रहा था। वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं फ़ौरन उठा और शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया और शीशे में मैंने देखा कि मेरी गर्दन और सीने पर बुरी तरह से खरोंचने के निशान पड़े थे और तो और मेरी गर्दन से बेहद ही ब्लड निकल रहा था। वो सब देखकर अब मेरी हालत ख़राब हो रही थी। फिर मैंने फ़ौरन अपने बॉस को कॉल किया और मैंने उन्हें सारी बात बताई, मगर उसने मुझसे कहा कि अभी तुम जाकर सो जाओ, हम इस बारे में कल दिन में बात करेंगे, अभी कुछ नहीं हो सकता। उसकी ये बात सुनकर मुझे बेहद ही गुस्सा आया, मगर मैंने उससे कुछ नहीं कहा और तय कर लिया कि कल मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा और अगर अभी मैं ये बात बॉस को बताऊंगा तो वो मुझे रूम से निकाल देगा और फिर इतनी रात गए मैं कहाँ जाऊंगा। यही सोचकर मैं वापस उस रूम में सोने की कोशिश करने लगा और फिर कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और फिर तकरीबन 3:30 बजे सांस अटकने की वजह से मेरी नींद टूट गई और फिर मैंने जो देखा वो देखकर मेरी जान हलक में अटक गई। मैंने देखा कि एक भयानक औरत मेरे ऊपर बैठकर मेरा गला दबा रही थी। उस औरत की पलकें नहीं थी और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, बिल्कुल
किसी सफ़ेद खोपड़ी की तरह, और उस औरत के दांत बेहद ही बड़े और नुकीले थे और बाहर की ओर निकले हुए थे। वो सब देखकर मेरा शरीर पीला पड़ गया और मैं बेसुध हो गया। और जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि मेरे रूम पर होटल का मैनेजर और कुछ वर्कर्स मौजूद थे और मेरी गर्दन पर बेहद ही दर्द हो रहा था। और फिर होटल के मैनेजर ने मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूँ। तो मैंने उससे कहा कि हाँ, मगर शायद तुझे ये सही नहीं लगा होगा। मेरी बात पर होटल का मैनेजर शांत हो गया और फिर उसी दिन मैंने वो नौकरी छोड़ दी। बाद में मुझे उस होटल पर काम कर रहे एक वर्कर से, जिसका नाम मैं आपको नहीं बता सकता, खैर, उससे मुझे पता चला कि कुछ साल पहले इसी रूम पर एक लड़की ने फांसी खा ली थी। तब से जो भी इस रूम पर रहने के लिए रुका, उसके साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हुआ। और बीते सालों में आप जैसे कई लोग इस रूम की वजह से नौकरी छोड़कर चले गए हैं। उस वर्कर की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं समझ गया कि उस रात मैंने जिसे देखा था वो उसी लड़की की आत्मा थी। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम सुरेश है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात आज से 2 साल पहले की है, जब मैं शहर में नौकरी करता था और वहीं मेरे घर पर एक काम वाली आती थी जो कि स्वभाव से बहुत अच्छी थी। वो मेरे घर दोनों टाइम आती थी, यानी कि सुबह भी और शाम को भी। ऐसे ही एक शाम जब वो मेरे घर पर आई तब मैं घर पर ही था, मगर उस दिन वो मुझसे बिना बात किए किचन में जाकर काम करने लगी, जो कि मुझे काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि उस दिन से पहले वो काम वाली जब भी मुझसे मिलती थी तब 2-4 हंसी मजाक की बातें ज़रूर करती थी। खैर, मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने लैपटॉप पर अपने ऑफिस का कुछ ज़रूरी काम करने लगा। और फिर कुछ समय बाद उस काम वाली ने टेबल पर मेरे लिए खाना लगाया और फिर मेरे पास आकर उसने कहा कि खाना लग गया है, खा लीजिए। उसकी आवाज़ सुनकर मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि उसकी आवाज़ काफ़ी भारी थी, इतनी कि एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि ये उसकी नहीं किसी और की आवाज़ है। फिर मैंने उस काम वाली की तरफ देखते हुए उसे कहा कि तुम ठीक तो हो? मेरी बात का उस काम वाली ने कोई जवाब नहीं दिया। खैर, मैं उठा और खाना खाने के लिए टेबल के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि टेबल पर सिर्फ मुझ अकेले के लिए नहीं, बल्कि 3-4 लोग खा सके उतना खाना रखा हुआ था। वो देखकर मैंने हैरानी से उस काम वाली से पूछा कि ये बाकी का खाना किसके लिए है? मेरी बात पर उस काम वाली ने जवाब दिया कि साहब, ये खाना मेरे बच्चों के लिए है। और इतना कहकर वो काम वाली रोने लगी। और फिर तभी मैंने उस काम वाली से कहा कि तो इसमें रोने की क्या बात है? तुम इस खाने को अपने बच्चों के लिए ले जा सकती हो। मेरी बात सुनकर वो काम वाली खाना लेकर उसी वक्त मेरे घर से चली गई। और उसके जाते ही अभी कुछ ही समय हुआ था कि तभी मेरे फ़ोन पर मेरे दोस्त बिरजू का कॉल आया। और फिर उसने मुझे जो बताया वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। मुझे बिरजू की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। बिरजू ने मुझसे कहा कि हाँ भाई, तुझे खबर मिली कि नहीं? तेरे घर पर जो काम वाली आती थी उसकी आज सुबह ही ट्रक के नीचे आ जाने से मौत हो गई है। बिरजू की यह बात सुनते ही मैंने उससे कहा कि क्या बात कर रहा है यार, वो काम वाली तो अभी मेरे घर का सारा काम करके अभी बाहर गई है। और फिर आगे मैंने बिरजू से यह भी बताया कि वो काम वाली आज अपने बच्चों के लिए खाना भी लेकर गई है। मेरी इस बात पर बिरजू ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह मेरी आंखों के सामने ही पुलिस ने उस काम वाली की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। बिरजू की यह बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए
और मैंने बिरजू से कहा कि फ़ौरन मेरे घर पर आ जाओ, हम उस कामवाली के घर पर चलकर देखेंगे कि मामला क्या है। फिर बिरजू के मेरे घर पर आते ही उसे अपने साथ लेकर मैं अपनी बाइक पर उस कामवाली के घर के लिए निकला और फिर उसके घर के दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने और बिरजू ने उस कामवाली के बच्चों को किसी से बातें करते सुना। फिर मैंने दरवाजे पर नॉक किया तो कुछ ही देर में उस कामवाली के छोटे से तकरीबन 4 साल के बच्चे ने दरवाज़ा खोला और फिर मैं और बिरजू उस कामवाली के घर के अंदर पहुंचे तो मैंने देखा कि जो खाना वो कामवाली मेरे घर से लेकर आई थी वो वहीं घर के एक कोने पर रखा हुआ था। फिर मैंने उसके दोनों बच्चों से पूछा कि बेटा आपकी माँ कहाँ है? तो इस पर उस 4 साल के बच्चे ने जवाब दिया कि मम्मी अभी यहीं थी, पर आप लोगों के आते ही वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। उस बच्चे की बात सुनकर मेरे और बिरजू के पसीने छूट गए और हम एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इतने में उस बच्चे ने कहा कि मम्मी बोल रही थी कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना और हो सकता है कि तुम्हें एक अंकल लेने आए तो तुम दोनों चुपचाप उन अंकल के साथ चले जाना। और फिर आगे उस बच्चे ने मुझसे पूछा कि आप ही वो अंकल हो क्या जिसकी मम्मी बात कर रही थी? उस छोटे से मासूम बच्चे की बात सुनकर मेरे और बिरजू की आंखों में आंसू आ गए और फिर मैंने उस बच्चे को गोद में उठाते हुए बोला कि हाँ बेटा, मैं ही वो अंकल हूँ। और फिर मैं उन दोनों बच्चों को लेकर अपने घर आ गया। मैं अब समझ चुका था कि उस दिन जो मेरे घर पर आई थी वो उसी काम वाली की आत्मा थी जो मरने के बाद भी अपने बच्चों के लिए वापस आई थी। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना।